हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस। इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजें होती हैं और बहुत ज्यादा बोरिंग कॉन्फ्रेंसेस होती है क्योंकि सारे बोरिंग लोग आते हैं इन मीटिंग्स को अटेंड करने और इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ भी नहीं होता है। अर्थ की हालत खराब होती जा रही है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तुम भी अग्री करते हो, मैं भी अग्री करता हूँ। तो इन सब चीजों से क्या करना, हमारा तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे एग्जाम को क्रैक करना। हम उसी चीज को करने आए हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो अब ये जो 5 कॉन्फ्रेंसेज हैं इनको तुम देख सकते हो, ये इनका नाम रहा। अब ये किस किस पोर्शन ऑफ द वीडियो में है तुम उसको टाइमलाइन से नेविगेट कर सकते हो, उस पोर्शन पे जाके उस पोर्शन को अटेंड कर सकते हो। अगर तुमने ऑलरेडी किसी पोर्शन को पढ़ा हुआ है तो मैं स्टिल स्ट्रिक्टली तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम सारे के सारे पोर्शंस को देखो क्योंकि सारे पोर्शंस तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा इंटेंट एंड आइडिया यही होगा कि मैं जल्दी से जल्दी तुमको कवर करके दूं इन टॉपिक्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम के लिए इतना कम वक्त बचा हुआ है। तुम जितना जल्दी जितनी चीजों को कवर करोगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब काफी ज्यादा ज्ञान दे चुका हूं मैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक एंड द फर्स्ट टॉपिक इज बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। मैंने थोड़ा सा बोर्ड रेडी रखा था कि हम लोग पेस पे मूव कर सके। सबसे पहली चीज तो जो कॉन्फ्रेंस है इसका नाम है बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। हम लोग सीओपी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं तुम्हें सबसे पहले, सीओपी तो सबसे इंपॉर्टेंट समिट होती है साल भर की, वो तुम्हें भी 2 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा। यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है बॉन। तो सबसे पहली चीज तुम्हें याद रखनी है कि बॉन है क्या। तो बॉन जो है ये एक सिटी है इन जर्मनी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि बॉन एक शहर है जर्मनी के अंदर। जर्मनी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी है, जो तुम्हारा हो सकता है ड्रीम डेस्टिनेशन हो। लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है हर फ्रंट पे। तो बॉन एक सिटी है इन जर्मनी। अब बॉन में इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया है। अगला सवाल आता है कि बॉन में ही क्यों कंडक्ट किया गया। इस तरह के सवाल हालांकि होते नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ये बात पता होगी कि बॉन में क्यों किया गया तो तुम्हारे आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे यहीं पे। अब तुम्हें यह भी समझ जाएगा अगर मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा कि इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को क्यों किया जाता है। तो एक छोटी सी बात उसके पहले बता देता हूं कि ये जो समिट है ये बाय एनुअल समिट है। बाय एनुअल समिट का मतलब होता है साल में 2 बार होने वाली समिट है। एक बार हर 6 महीने पे एक बार होती है, जिस तरह से इंडिया में पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं हर साल मैंडेटरीली, या मिनिमम 2 सेशंस होने ही चाहिए। इसी तरह से ये मीटिंग जो है इसको साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। अब इस बार की जो मीटिंग हुई है उसको कहा जाता है SB62। अब एस बी का क्या मतलब है वो तुम्हें 2 मिनट में समझ आएगा। पहले तो 62 का मतलब ये हो गया कि 62nd नंबर की मीटिंग है। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है इन योर क्वेश्चन पेपर तो तुम्हें याद रखना है 62 मींस 62nd नंबर की मीटिंग होने वाली है। अब अगले हम लोग इस सवाल पे आ जाते हैं बॉन्ड में क्यों किया गया मीटिंग को। तो एक बॉडी है जिसका नाम है UNFCCC, UNFCCC। याद रखना इसका मतलब होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जिन लोगों को नहीं पता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क को साइन किया गया था इन द ईयर 1992। तो इस कन्वेंशन को कब साइन किया गया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। इसको साइन किया गया 1992 में। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 1994 में। दोनों सवालों के उत्तर तुम्हें पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। तो पहली बात तो ये हो गई, 1992 में साइन किया गया, 1994 में इंप्लीमेंट किया गया। अब UNFCCC जो है इसी के अंडर आती है वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मीटिंग विच इज कॉल्ड COP। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट की मीटिंग कौन सी है, तो यू आर गोइंग टू आंसर COP। COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अर्थ को बचाने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इस बॉडी का नाम है, तो इसको हम लोग रेफर करते हैं एज UNFCCC, COP। अब जो ये UNFCCC है, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि इसका ऑफिस कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि ये लोग बैठते कहाँ पे हैं, डिसीजन कहाँ पे लेते हैं, पेपर कहाँ साइन करते हैं। तो इनका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो सिचुएटेड है इन बॉन जर्मनी। अगर UNFCCC का हेडक्वार्टर जो है बॉन जर्मनी में सिचुएटेड है तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को हमको जर्मनी में करना चाहिए, क्योंकि UNFCCC की ये एक सब्सिडरी बॉडी है। सब्सिडरी, सब स्पेलिंग ही गलत हो जाती है ना यार, कुछ भी लिखने जाओ जीवन में बहुत दुख है। इसका मतलब होता है सब, फिर से गलत हो गई यार, 2 बार गलत कैसे हो सकती है एक ही चीज। सब्सिडरी बॉडी। तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे।
मैं एक बार क्विकली रिपीट कर दे रहा हूं। तो यूएनएफ ट्रिपल सी कब साइन किया गया? 1992 में साइन किया गया। कब इंप्लीमेंट हुआ? 1994 में इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, दो बातें तो क्लियर हो गई। यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, हमको किस तरह से अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए सारी कंट्रीज को, सारे एनजीओ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी लोग हैं, किस तरह से हमको अर्थ को बचाना है, उसके किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, उसके लिए एक फ्रेमवर्क को साइन कर लिया गया। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगला सवाल, यूएनएफ ट्रिपल सी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनएफ ट्रिपल सी का हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। ठीक है, अब यूएनएफ ट्रिपल सी की एक सब्सिडरी बॉडी है। सब्सिडरी बॉडी, यहाँ पे एसबी लिखा हुआ है। अब सब्सिडरी बॉडी की 62nd मीटिंग हुई है। तो सब्सिडरी बॉडी की जो 62nd मीटिंग हुई है उसको किया गया है बॉन में, क्योंकि बॉन में यूएनएफ ट्रिपल सी का हेडक्वार्टर है। आई बिलीव समझ गया होगा तुमको। तो इसलिए इस मीटिंग को कहा गया है बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैंने बना दिया, लेकिन मैं एकदम एकदम क्विकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे एक बार फिर से, जिन लोगों को नहीं समझा कुछ भी। यूएनएफ ट्रिपल सी की एक सब्सिडरी बॉडी है। सब्सिडरी बॉडी का मतलब क्या होता है? एक पेरेंट कंपनी है, उसके नीचे एक छोटी कंपनी है। ठीक है, एक छोटा लाइनअप है। तो जो छोटा लाइनअप है इसको कहा गया है यहाँ पे एस बी। इसका नाम ही दे दिया है इन्होंने, सब्सिडरी बॉडी। सब्सिडरी बॉडी ऑफ हुम? तो सब्सिडरी बॉडी ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी। अब तुमको पता होगा, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका स्पेलिंग नहीं आ रही है, जिसको कहा जाता है वोक्सवैगन। ठीक है, वोक्सवैगन की स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, मेरे को आती है। ठीक है, याद नहीं आ रही है बस अभी। एंजाइटी हो जाती है ना ऐसे मौकों पे। तो वोक्सवैगन के नीचे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तुमको शायद पता होगा, जैसे एक दो फेमस कंपनीज जिनके फिर से नाम याद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए याद नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे अगर तुम लोग मेरे से बात करोगे तो मेरे को सब याद रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पोर्शे है, तो पोर्शे इसके नीचे आती है, इसके अंडर आती है। ठीक है, तो द पेरेंट कंपनी इज वोक्सवैगन, बट पोर्शे जो है उसकी एक सब्सिडरी बॉडी है। तो इस तरह से मल्टीपल सब्सिडरी कंपनीज होती हैं किसी भी एक प्रिंसिपल कंपनी की। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो रिलायंस का एक सब्सिडरी विंग है जियो। तो इसी तरह से जो यूएनएफ ट्रिपल सी है उसका एक सब्सिडरी है, इस सब्सिडरी को कहा जाता है एसबी। तो एसबी 62 की मीटिंग की गई है। अब एसबी की कब कब मीटिंग होती है? तो एसबी की मीटिंग होती है साल में 2 बार। हर साल में 2 बार मीटिंग की जाती है। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 6 महीने बाद होगी, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड SB63। तो SB62 की मीटिंग कहां पे हुई है? तो बॉन, जर्मनी में हुई है मीटिंग, इसलिए इसको कहा गया है बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। अगला सवाल आता है कि इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किसने किया? तुम्हें समझ ना आ रहा हो ना तो मुझे एक बार लिख देना कमेंट में। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैंने तो बहुत इजी मैनर में एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके, लेकिन हो सकता है ना समझाओ। तो इसको कहा जाता है सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। तो ये फर्स्ट बॉडी है जिसने ऑर्गेनाइज किया है। सेकेंड बॉडी का नाम है फिर से सब्सिडरी बॉडी। इन दोनों ने ऑर्गेनाइज किया है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक मिनट में। सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, ये एक सेकेंड बॉडी है, इसका नाम है। अब अगर तुम देखना चाहो अपनी खुली आंखों से तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हो गई वन, जहां मैंने लिखा पेरेंट बॉडी। अब उसकी सब्सिडरी बॉडी क्या है? तो उसकी सब्सिडरी बॉडी है ये टू, एसबी जिसको कहा। अब SB62 को ऑर्गेनाइज किसने किया? तो इसने किया, ये हो गई, ये दोनों को मिला के अगर बोलोगे तो ये थर्ड पेर जनरेशन हो गए ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का एक सब्सिडरी है, उसका एक और सब्सिडरी है, तो दो सब्सिडरीज है, यानी कि सब्सिडरी के नीचे एक सब्सिडरीज है। तो अब ये जो दूसरे दो सब्सिडरीज हैं इन दोनों ने इस पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाली फर्स्ट बॉडी का नाम है सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है सीओपी में जो भी काम हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो भी काम हुआ, उस काम को रिव्यू करने का। यानी कि हम लोग ने 6 महीने के अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में जिन स्टेप्स को लिया है वो कितने सफल हुए, क्या सक्सेस मिली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, उस चीज को रिव्यू करने का। सेकेंड जो बॉडी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइंस एंड टेक के फील्ड में एडवाइस देने की, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में साइंस एंड टेक का बहुत बड़ा रोल है। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उससे फेमिलियर रखना, देशों को, एनजीओज को, या जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बॉडीज है उनको विथ टेक्नोलॉजी हेल्प करना, कि अगर इस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को लगाओगे तो तुम एनवायरनमेंट को बेटर तरीके से बचा सकते हो। और फॉर एग्जांपल आज तुम कोल प्लांट यूज कर रहे हो, तो कोल की जगह पे तुम क्या ऑल्टरनेटिव को इंट्रोड्यूस कर सकते हो जिससे तुम क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सको। तो ये दो काम होते हैं इन दोनों बॉडीज के।
तो इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस यानी कि SB62 को। अब इस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुआ है, तो डिस्कशन को मैं सम अप कर देता हूं तुम्हारे लिए 4 पॉइंट्स पे, 4 इजी पॉइंट्स में। तो फर्स्ट एंड सबसे की डिस्कशन जो हुआ है दैट इज अराउंड GGA। GGA का मतलब क्या होता है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। इसका मतलब होता है ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन का एक ही पॉइंट तुमको पूछा जा सकता है इन योर एग्जाम, एंड दैट इज GGA। GGA के अंदर तुम्हें 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए, मैं चारों पॉइंट्स तुम्हें क्विकली बता रहा हूँ। फर्स्ट, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ का टेम्परेचर हमको बढ़ने नहीं देना है 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यानी कि अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होती है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ग्लेशियर तेजी से पिघलेगा। तो अब जो भी एरियाज, जो भी छोटे आइलैंड कंट्रीज है वो तुरंत डूबने लगते हैं। जो हम लोग का अर्थ का एरिया है, सरफेस है, वो सरफेस ग्रेजुअली कम होने लगेगा क्योंकि सी लेवल राइज होगा। अब जैसे सिटी ऑफ मुंबई है, तो मुंबई जो है तुरंत डूब जाएगी अगर सी लेवल थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो अगर अर्थ का टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा तो उससे प्रॉब्लम्स होगी। तो हमको अर्थ के टेम्परेचर को लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, कि इससे ज्यादा हमें अर्थ के टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है। अब इस बात को हम लोग ने कब अडॉप्ट किया था, तो इसको हम लोग ने अडॉप्ट किया था ड्यूरिंग पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट जो है आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट की मीटिंग है जो ह्यूमन हिस्ट्री में हुई है। पेरिस अग्रीमेंट हुआ किस ईयर में है, तो 2015 में हुआ है। पेरिस अग्रीमेंट में एक अग्रीमेंट को साइन किया गया था, लेकिन मीटिंग का नाम जो है वो है COP21। तो COP21 किस ईयर में हुआ, तो 2015 में हुआ। ठीक है, अग्रीमेंट क्या साइन किया गया, तो पेरिस अग्रीमेंट साइन किया गया। पेरिस अग्रीमेंट के अंदर ही मेंशन्ड है GGA, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। कहाँ मेंशन्ड है अगर तुमको पूछा जाता है, तो यू आर गोइंग टू मार्क पेरिस अग्रीमेंट 2015 में ये चीज लिखी हुई है। अगली बात कि इंसान का एक बहुत बेसिक सा ह्यूमन नेचर है कि वो किसी भी काम को करता है, किसी भी चीज को डिसाइड करता है, उसके बाद कोई भी स्टेप्स नहीं लेता है। सेम चीज को किया गया विद GGA। GGA को तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन GGA पे हम लोगों ने कभी भी कोई काम नहीं किया सिंस 2015, अनटिल एंड अनलेस 2023। तो 2023 में हम लोग को दोबारा याद आई GGA की कि यार अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, अब कहाँ जाएंगे रहने जब सब डूब जाएगा। तो इन लोगों को जब दोबारा ख्याल आया, तो उस पॉइंट पे इन्होंने एक मीटिंग जो थी उसके अंदर इसको डिस्कस किया, दैट वाज COP28। तो COP28 में इसने मोमेंटम गेन किया। मोमेंटम गेन करने का मतलब है दोबारा इन न्यूज आ गया। जैसे जब इंडियन मीडिया के पास कोई भी न्यूज नहीं होती है तो वो लोग दिखाने लगते हैं ना कि किम जोंग किस तरह से बॉम्ब फोड़ता है, किस तरह से मारता है। जब कोई न्यूज नहीं है, या रशिया यूक्रेन वॉर दिखाने लगेंगे टीवी पे। तो इसी तरह से है कि जब कोई काम नहीं बचा था COP28 में, तो इनको लगा कि मेन एजेंडा जो है उसको GGA बना देना चाहिए। तो GGA 2023 COP28 में मेन एजेंडा बना दिया गया। अगला सवाल तुमको पूछा जा सकता है COP28 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी दुबई में। अच्छा, दो और सवाल बता रहा हूँ तुमको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। COP28 आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बिगेस्ट गैदरिंग है, बिगेस्ट एनवायरमेंटल गैदरिंग है। एनवायरमेंटल गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल जो थे वो सबसे ज्यादा थे। लेकिन सबसे इंपैक्टफुल मीटिंग जो है वो ये वाली है, ये इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्टफुल मीटिंग है, और ये वाली बिगेस्ट गैदरिंग है। बस अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कि GGA में अगर हमको अर्थ के टेम्परेचर को लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके लिए हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो स्टेप्स तो बहुत सिंपल से है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करोगे, CFC रिलीज नहीं करोगे तो अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। तो इन्होंने उसी चीज को अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज में बोल दिया, तो इसको बोल दिया इन्होंने मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, कि हमको ग्रीन हाउस गैसेस से डील करना होगा तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ये तो मुझे बचपन से पता है, फोर्थ क्लास से। तो यही था हम लोग का फर्स्ट टॉपिक। आई बिलीव तुम्हें इतने में सब कुछ माइंड मैप के फॉर्म में दिख रहा होगा, इजी पीजी सा। कहीं कोई समझने में दिक्कत नहीं दिख रही होगी, मुझे तो नहीं दिख रही है, क्योंकि सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सो दिस टॉपिक इज UNEP released a report which is called adaptation gap report। तो अब सबसे पहले तो ये बात आ जाती है UNEP है क्या। तो UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं क्विकली बता देता हूँ इसके बारे में जो आपको पूछे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर वन, इस बॉडी को बनाया गया था 1972 में। ठीक है। फैक्ट नंबर टू, इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है नायरोबी, केनिया में। केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि अगेन थोड़ी सी पुअर कंट्री है। अफ्रीका के सारी कंट्रीज की सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि अंग्रेज उनको इंडिया से भी बुरी तरह से लूट के गए हैं।
और तो बदले में क्या दिया, तो एक बॉडी दे दी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है केनिया में। 1972 में इसको फॉर्म किया गया था। अब ये क्या करता है, ये एक रिपोर्ट को रिलीज करता है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है, इसको ये एनुअल बेसिस पे करता है। एनुअल का मतलब होता है साल में एक बार ये रिपोर्ट को रिलीज करता है। और ये इनकी एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, विच मीन ये सबसे की रिपोर्ट है जिसको ये लोग रिलीज करते हैं साल भर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ये लोग रिलीज कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, स्टडी करने के बाद। इस साल की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। अडेप्टेशन गैप, तो अडेप्टेशन का मतलब होता है चेंज, उसमें गैप आ रहा है, उस चीज पे इन्होंने रिपोर्ट को बनाया है। तो अब अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो यहाँ पे गैप किस चीज को मीन कर रहा है, तो गैप मीन कर रहा है फाइनेंसेस को। फाइनेंसेस को कैसे मीन कर रहा है, मैं 2 मिनट के अंदर बताता हूं, पहले इसके दो और फैक्ट्स बता देता हूं। तो ये तो बात हो गई, इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, लेकिन इस रिपोर्ट को बनाया है, ठीक है, रिपोर्ट को बनाया है और इसको रिलीज किया है। लेकिन इसको पब्लिश करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दो ऑर्गेनाइजेशंस ने ली थी। फर्स्ट वन वाज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इटसेल्फ, एंड सेकंड इज कोपेनहेगन क्लाइमेट सेंटर। इन दोनों ने मिलकर पब्लिश किया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को। आपको दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों सवाल के जवाब पता होने चाहिए। तो कोपेनहेगन क्लाइमेट सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो कोपेनहेगन में कौन ी बहुत फेमस इंडियन मूवी बनी थी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो आपको याद रखना चाहिए, जिसमें सलमान खान ने गाना गाया था, जैसे एक मूवी में जो गाना बहुत ज्यादा अच्छा सा है, मेरे दिल के तो काफी करीब है, क्योंकि उस दिन फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था मेरा। लेकिन ठीक है, तो गूगल कर लेना, नहीं बता रहा हूँ कोपेनहेगन कहाँ पे है। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेस पे है कोपेनहेगन। तो ये लोग बात कर रहे हैं अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की, यानी कि फाइनेंसेस में गैप आ रहा है। अब फाइनेंसेस में किस तरह से गैप आ रहा है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 2019 में एक अग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसको कहा जाता है ग्लासगोव क्लाइमेट पैक्ट। ये जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट था, इसकी स्पेशलिटी ये थी कि हमें, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो 40 बिलियन यूएसडी कंट्रीब्यूट करेगा टू डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इन कंट्रीज के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कि वहां पे क्लाइमेट चेंज को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उस कंट्रोल के साथ वो कंट्रीज खुद को कैसे डेवलप कर सकती हैं। तो 40 बिलियन प्रॉमिस किया गया था, दिस वाज प्रॉमिस्ड अमाउंट। ठीक है, कि हम लोग इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। कब तक कंट्रीब्यूट करेंगे, तो 2025 के एंड तक हम इस पैसे को कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन करेगा, डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस, यूरोप, जहां की जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज्यादा अच्छी है, जो बहुत बड़ी जीडीपी है जिनके पास, उन कंट्रीज ने प्रॉमिस कर दिया। उन कंट्रीज के प्रोमिस बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के प्रोमिस की तरह होते हैं, फेक। तो यहाँ पे ये जो प्रॉमिस था, इसको भी ये लोग फुलफिल नहीं कर पाए। सिर्फ 26 बिलियन यूएसडी कंट्रीब्यूट किया इन कंट्रीज ने। तो यानी कि 14 बिलियन का गैप रह गया। अब अगर इसको थोड़ी सी मैथ्स के टर्म्स में समझना चाहो, जो तुम्हारी बहुत ज्यादा वीक है, कि 13 की टेबल में थ्रीजा होता है 39। ठीक है, तो 39 से अगर हम लोग देख रहे हैं, तो सिर्फ टू थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। जो प्रोमिस्ड है, उससे टू थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो पहली बात जो ये गैप बोलना चाहता है, कि जो तुमने अमाउंट प्रॉमिस किया था कि यू आर गोइंग टू पे इन द नेक्स्ट 6 इयर्स, वो तुमने पे नहीं किया है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अब क्लाइमेट में हम लोग एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं, एक ऐसी सिचुएशन पे आ चुके हैं, जहां पे क्लाइमेट, गुड क्लाइमेट, क्लीन क्लाइमेट, एनवायरमेंटल चेंज, इन सारी चीजों से प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। अब इस महंगाई के जमाने में, बाय 2035 हमें किस अमाउंट की जरूरत है, तो यहां पे इन्होंने बोला 300 to 350 बिलियन यूएसडी की हमें जरूरत है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड को देने चाहिए टू डेवलपिंग वर्ल्ड। तो ये एक ओवरऑल अमाउंट की जरूरत है हमें, जो हमें पृथ्वी को बचाने के लिए चाहिए होगा। इतना बड़ा अमाउंट है। इसको प्रिडिक्ट कब किया गया है, तो इस रिपोर्ट में लिखा गया है 2025 में। अब अगर बेसिक मैथ्स फिर से, जो तुम्हारी बहुत ज्यादा वीक है, दिस इज 12 टाइम्स हायर देन करेंट। ये 12 गुना ज्यादा है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो तुम्हें पूछी जा सकती है इसके अंदर ही एक सेकेंड टर्म उन्होंने बताया है, इन्फ्लेटेड अमाउंट। इन्फ्लेटेड अमाउंट का मतलब है कि इन्फ्लेशन भी तो होता है ना वर्ल्ड में, कि भाई ब्रेड की कॉस्ट हर साल बढ़ रही है। जो भी चीजें तुम कंज्यूम करते हो, उनकी जो भी बेसिक, जैसे कुरकुरे है, तो कुरकुरे सालों से 10 साल 10 रुपए का ही आ रहा है। बस कुरकुरे का एक जो खाने का, या क्या बोलते हैं कुरकुरे वाले को नहीं पता, लेकिन हर साल एक लेस का चिप्स कम हो जाता है लेस के पैकेट से, लेकिन लेस 10 रुपए का ही आता है। मैगी का पैकेट छोटा हो जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट ग्रेजुअली बढ़ती है। ठीक है, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड जो है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इन्फ्लेशन
मैंडेटरी है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। तो इन्फ्लेटेड अमाउंट जो होगा यहाँ पे, वो एंटिसिपेटेड अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 400 बिलियन, कि बाय 2035 इन्फ्लेशन भी होगा। अब इन्फ्लेशन जो है एक साथ ऐसा नहीं होगा ना कि बाय 2035 का देखोगे, 2030 तक इन्फ्लेशन होगा, फिर ग्रेजुअली धीरे 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 करके 5 साल और बढ़ेगा। तो उस इन्फ्लेटेड अमाउंट से देखोगे तो 400 बिलियन निकल के आ रहा है। अब अगली बात ये आती है कि इस अमाउंट को कब डिसाइड किया गया कि हमें इस अमाउंट की जरूरत है। तो लास्ट ईयर जो COP मीटिंग हुई थी, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर इस अमाउंट को डिसाइड किया गया था कि हमको पृथ्वी को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए इस अमाउंट की जरूरत है। ये जो COP की मीटिंग हुई थी, दिस वाज COP 29। COP 29 को कंडक्ट किया गया था अजरबैजान में, अजरबैजान में कंडक्ट किया गया है। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी है, अगर तुम जीवन में कभी थोड़े बहुत पैसे कमा लो तो घूमने जरूर जाना, जिसका नाम है बाकू। तो बाकू अजरबैजान में इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे इस अमाउंट को डिसाइड किया गया था कि हमें इस बेसिक अमाउंट की तो रिक्वायरमेंट है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। लेकिन इन्फ्लेटेड अमाउंट जो है, रिपोर्ट ने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। रिपोर्ट क्या बोल रही है, 40 बिलियन प्रॉमिस किया था, दिए तो सिर्फ 26 बिलियन। तो इसलिए अब ये जो मैंने तुम्हें बातें बताई, तो इस रिपोर्ट का, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक दूसरी बात इसके बारे में। तो ये तो रिपोर्ट का फर्स्ट स्टेप है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। इसके आगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, AGR। इसके आगे बोला गया है रनिंग ऑन एम्प्टी, EMPTY। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट का नाम है। अब आई बिलीव तुम्हें समझ आ रहा होगा रनिंग ऑन एम्प्टी का मतलब क्या है, इसलिए मैंने इसको पहले मेंशन नहीं किया था। तो रनिंग ऑन एम्प्टी का मतलब ये निकल के आता है कि हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, तो कहाँ से बचा ले क्लाइमेट को और खुद को। अब ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय UNEP, इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, UNEP वाले क्या करना चाहते हैं इस रिपोर्ट को पब्लिश करके, किस चीज को शोकेस करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये लोग क्लाइमेट अडेप्टेशन को ट्रैक करना चाहते हैं, मल्टीपल तरीके की चीजों को ट्रैक करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव मेनली ट्रैकिंग है, कि क्या प्रोग्रेस हुई, क्या प्रोग्रेस नहीं हुई, क्या चीजें करनी चाहिए थी, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए थी, किस कंट्री ने, किस रीजन ने कितना प्रोग्रेस किया, उस चीज को ट्रैक कर रहे हैं बस। जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंस, जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजों को ट्रैक किया जाता है इस रिपोर्ट के थ्रू एनुअली। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट ने ही, इसी रिपोर्ट ने इस बार के जो UNFCCC COP 30 है, इसका नैरेटिव सेट किया है। ये जो रिपोर्ट है, ये जस्ट पहले आई है ऑफ दिस मीटिंग। ये जो है हम लोग का ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये सबसे की टॉपिक होने वाला है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के जितने भी टॉपिक हैं उनमें। हालांकि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ओवरऑल इंपॉर्टेंट नहीं है, हर साल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हो सकता है अगर तुम्हें अगले साल एग्जाम देना पड़े तो ये टॉपिक तुम्हें काम आएगा। फिर भी कोशिश मत करना अगले साल देना पड़े, इसी साल खत्म करना, क्योंकि फालतू की चीजें होती हैं एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, मेरे को तो किसी काम की नहीं लगती। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है UNFCCC। UNFCCC के बारे में मैं कुछ चीजें तुम्हें बता चुका हूँ फर्स्ट टॉपिक के अंदर, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। UNFCCC का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब इसकी जो मीटिंग हुई है इस साल 2025 में, ये है 30th मीटिंग, 2025 की मीटिंग। इस मीटिंग को हर साल कंडक्ट किया जाता है, एनुअल बेसिस पे हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। अग्रीमेंट कब साइन हुआ था, तो अग्रीमेंट को साइन किया गया था, या कन्वेंशन को साइन किया गया था, कन्वेंशन को साइन किया गया है 1992 में। 1994 से हम लोग ने इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। सबसे पहले और सबसे बेसिक दो चीजें जो है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना। एक दो और पॉइंट्स में यहीं पे बता दे रहा हूँ जो तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है बॉन, जर्मनी में। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है बॉन भी, वैसे अगर तुम जाना चाहो कभी जीवन में। और इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बोलते हैं, सॉरी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, इनका नाम है साइमन स्टील। बेसिक बस याद रखने के लिए याद रख सकते हो, डबल L आता है यहाँ पे। तो साइमन स्टील इनके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का नाम है। तो अब UNFCCC में क्या चीजें बहुत ही स्टैटिक है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जिन बहुत सारी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया गया है इस साल, बहुत सारी, मतलब थोड़ी बातें बहुत सारी, तो उनको मैं एक डिफरेंट बोर्ड में तुमको प्रेजेंट करूंगा माइंड मैप के फॉर्म में। तुम वहां से नोट्स भी क्विकली बना सकते हो। उसमें से बहुत सारी चीजें काम की नहीं है, लेकिन स्टिल तुम बस बेसिक लिख लेना खुद से पॉज करके वीडियो को वहां पे। और बाकी जो काम के रहेंगे उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा वहीं पे। तो सबसे पहले तो कि फैक्ट वन, कि इंडिया की तरफ से इस मीटिंग को किसने अटेंड किया, तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस आंसर है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज होगा वही इंसान अटेंड करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट
एंड क्लाइमेट चेंज। MOEFCC, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको याद रखना है। तो इसके जो मिनिस्टर है इंडिया के अंदर, इनका नाम है यादव भूपेंद्र यादव ने इस मीटिंग को इस साल अटेंड किया है, नॉट मोदी जी। ठीक है। अब इस मीटिंग की इस साल की सबसे बिगेस्ट स्पेशलिटी क्या थी? सबसे एकदम जो तड़कता फड़कता क्वेश्चन आ सकता है तुमको, वो ये थी कि वर्ल्ड की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, जिसको वर्ल्ड का लीडर बनना चाहिए, वो लीडरशिप की पोजीशन को छोड़ना चाहता है। तुमने शायद कभी देखा होगा अफगानिस्तान की बैटिंग को। उनकी बैटिंग लाइनअप जो है वो इस तरह से वर्क, सिर्फ लड़कों से बात कर रहा हूँ, पहली बात तो मैं लड़कियों से बात नहीं कर रहा हूँ। अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो इस तरह की है कि अगर हम किसी मैच को जीत रहे हैं थ्रू बॉलिंग, तो उसमें वो हरा के दिखाते हैं खुद को। तो यूएस भी इसी तरह की हरकतें कर रहा है पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहां पे यूएस ने सीओपी की मीटिंग को अटेंड नहीं किया है। यूएस बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करता था, डेवलप्ड कंट्री है, पैसे देने में, ये करने में, वो करने में बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करता था, लेकिन श्री डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से उसने ये सब काम करना बंद कर दिया है। पहली और बिगेस्ट न्यूज तो ये हो गई। दूसरी बात, हिस्ट्री ही आज तक की ये सेकेंड बिगेस्ट गैदरिंग है। सबसे बिगेस्ट गैदरिंग मैंने आई बिलीव आप लोग को बताया था, वो थी COP 28 2023 दुबई वाली। ये सेकंड बिगेस्ट गैदरिंग है आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में एनवायरनमेंट के लिए। तो इस सेकंड बिगेस्ट गैदरिंग को अटेंड करने कौन लोग आए थे? तो टोटल 195 प्लस कंट्रीज ने, और बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारी एनवायरमेंटल बॉडीज आई थी इस मीटिंग को अटेंड करने। मीटिंग कंडक्ट कहाँ पे की गई थी? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशल। मीटिंग को अमेजोन फॉरेस्ट के बीच में एक शहर में कंडक्ट किया गया था, जिस शहर का नाम है बेलम। बेलम कहाँ पे है? तो बेलम ब्राजील में है। अच्छा, बेलम की स्पेशलिटी क्विकली, कि एक अमेजोनियन सिटी है। अमेजोनियन सिटी, देखो मैं गया नहीं हूँ लेकिन मेरे को लगता है कि अच्छी होगी। अमेजोन फॉरेस्ट के बीच में अगर कोई चीज है तो अच्छी ही होगी, हवा साफ होगी। लेकिन बस इस जगह पे मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, इतने सारे लोगों को बुलाने के लिए, इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स को बुलाने के लिए, 195 कंट्रीज के लीडर्स आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 55,000 लोग आए थे, तो उसके लिए होटल बनाने पड़े, थोड़ा सा फॉरेस्ट काटना पड़ा, उसके बाद हाईवे बनाने के लिए फॉरेस्ट काटना पड़ा। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एनवायरनमेंट को पहले खराब करना होता है, फिर उसके बाद उसको सुधारते हैं। तो ये बिल्कुल एक प्रोसेस की तरह है, पहले मैं तोड़ूंगा फिर मैं जोड़ूंगा। और अब इसकी हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे, जो तुम्हें पूछा जा सकता है कि इस साल की मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे, कौन सा पर्सन था जो इसको लीड कर रहा था। तो नाम तो मुझे भी याद नहीं है, मैं तुम्हें अपने नोट से देख के एक बार लिख देता हूँ। इनका नाम है आंद्रे। देखो, एंड्रे भी रीड कर सकते थे लेकिन स्पैनिश में आंद्रे बोलते हैं, ये मेरे को आता है सीरीज देख देख के। एर आन्हा, एर आन्हा। एक तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम रखने की जरूरत क्या है? मैं बोलता नहीं हूँ यार। कोरिया डो लागो। ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नाम दिखेगा उसको मान जाना, वही करेक्ट है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट दिस मीटिंग। अब इस मीटिंग के अंदर क्या डिसीजंस लिए गए? डिसीजंस के लिए मैं तुम्हें एक नया और अमेजिंग सा बोर्ड दिखाता हूँ, जिसके लिए मैंने एक AI टूल को यूज किया है कि उस मीटिंग को समराइज कर दे, और वहीं पे तुम समझने की कोशिश करना। अगर चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा, एक जो मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है, इसको रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसके बारे में दोबारा नहीं बता रहा हूँ। इस रिपोर्ट को कहा जाता है सेकेंड ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट। ग्लोबल कूलिंग से आई बिलीव तुमको समझ आ रहा होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, GGA से हमको बचाना है। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली जो बात थी, ये उसी के अराउंड शायद तुमको अपने टर्म्स में दिख रहा होगा, सेकेंड ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट, यानी कि हमको कूलिंग की तरफ जाना है, ठंडा करना है। तो इस रिपोर्ट में पहली और सबसे भयंकर चीज बोली गई कि जो कूलिंग की डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है बाय 3x, 3 टाइम्स बढ़ने वाली है बाय 2050। यानी कि हम कितना भी प्रोटेक्ट कर ले एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट और खराब हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग को अटेंड करने ये सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स जो है ये प्लेन में बैठ के आ रहे हैं। तो अमेजोन जो एक अच्छी जगह बची थी, वहां पे भी तुम प्लेन का धुआं छोड़ के आ जाओ।
अब इसके रीजंस क्या हैं, इसके कुछ रीजंस बताए गए। इसके रीजन बताया गया, फर्स्ट तो है भाई हर चीज का ठीकरा फोड़ दो पॉपुलेशन ग्रोथ पे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की, लोगों की नंबर्स बढ़ रहे हैं। उसके बाद राइजिंग इनकम, कि लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो लोग एंजॉय करते हैं, वो भी प्लेन में घूमते हैं हम लोग की तरह। थर्ड बताया गया है कूलिंग टेक्नोलॉजी बाय लो इनकम हाउस होल्ड, यानी कि जो लो इनकम हाउस होल्ड है उसके पास वो प्रोडक्ट्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है जिससे वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सके। वो बहुत लोकल तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हायर है। एंड लास्टली एक्सट्रीम हीट इवेंट्स। अब इसके बाद दूसरी जो बात इन्होंने बोली वो और भी अमेजिंग है। दूसरी बात इन्होंने बोली एमिशन पे, कि एमिशन को तो हम लोग बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम गाड़ी भी आजकल ईवी चला रहे हैं, लेकिन बाय 2050 एमिशन जो है वो आज के समय से 2x हो जाएगा। तो एमिशन कंट्रोल कैसे कर रहे हो, ये बात नहीं समझ आ रही। मतलब खुद ही में कॉन्ट्रडिक्शन है, कंफ्यूज है ये लोग। और 2x कब से हो जाएगा, तो 2022 के डेटा से 2x हो जाएगा एमिशन। अगली चीज उन्होंने बताई इसका सोल्यूशन, कि अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो सॉल्व करने का जो पाथवे है वो बहुत सिंपल सा है, कि 64% एमिशन को हमें कट करना होगा। ये तो हमें भी पता था, तो इन्होंने लेकिन बस एक फिगर दे दिया। 64% अगर हम लोग एमिशन को कट डाउन कर देंगे तो हम आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और इसके लिए हमें एक और चीज करना चाहिए, दैट इज रैपिड डीकार्बनाइजेशन, यानी कि कार्बन एमिशन जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज कार्बन एमिट कर रही हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए, उनमें डीकार्बनाइजेशन के प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहिए। या फिर हमें उन्हें जो भी टॉक्सिन्स को वो रिलीज कर रहे हैं या जो भी केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं अपने पावर प्लांट से या प्लांट से, उस प्लांट से जब वो चीज रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट में तो वो ट्रीटेड ट्रीटेड मैनर में हो, या तो वो रिलीज ही ना हो, इस तरह के सोर्स पे चले जाओ, इस तरह के पावर के सोर्स पे चले जाओ। अब हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बोर्ड जो तुम्हें इजीली बहुत सारी दूसरी रिपोर्ट्स को एक्सप्लेन कर देगा। तो फर्स्ट रिपोर्ट तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन हालांकि मैं ये फिर से तुम्हें दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट बताया गया है प्रोजेक्टेड कूलिंग डिमांड ट्रिपल बाय 2050। एमिशन एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बारे में कुछ कुछ दो तीन पॉइंट्स बता दिए हैं। 64% कट करना है, ये भी मैंने तुम्हें बता चुका हूँ। मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया था, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। दूसरी बात, सेकंड रिपोर्ट जो रिलीज की गई है दैट इज ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, यानी कि मीथेन के एमिटर्स कौन कौन है। पहली बात याद रखना कि सबसे हार्मफुल गैस जो है दैट इज CO2। CO2 के बाद सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करने वाली जो गैस है दैट इज मीथेन। मीथेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है आज के वक्त पे संसार के लिए। तो मीथेन भी हमें सॉल्व करना होगा। अब मीथेन के टॉप एमिटर कौन है, सबसे ज्यादा एमिट कौन कर रहा है मीथेन को, तो 1 2 3 लिखे हुए हैं। वन इज वेरी ऑब्वियस, चाइना। इंडस्ट्रीज जहां पे होंगी वहां पे मीथेन होगा। सेकेंड यूएस, थर्ड इंडिया। इंडिया यहाँ पे जीत रहा है क्योंकि खराब चीज है। इसके बाद इंडिया मीथेन एमिशन कितना इंडिया कर रहा है, तो ग्लोबल टोटल 9%। मतलब दुनिया में 100% अगर मीथेन एमिट हो रही है तो 9% ओनली इंडिया कर रहा है, विच इज द थर्ड बिगेस्ट एमिटर, नॉट द फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेस्ट एमिटर। इसके बाद अब मीथेन एमिट क्यों हो रही है, तो मीथेन एमिट होने का सबसे बड़ा रीजन है फार्मर्स। बहुत सारे फार्म चेंजेस करने की हमको इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट है। तुम्हें शायद पता होगा स्टबल फार्मिंग इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, जो बहुत ही बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है फॉर डेली प्रॉब्लम। तो यही सारे रीजंस है। ये हम लोग की फर्स्ट चीज हो गई, फर्स्ट रिपोर्ट हो गई। इसके बियॉन्ड जो तुम्हें पता होनी चाहिए कूलिंग के, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम है, इसलिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। थर्ड है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। मैं चाहूंगा तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो इन चीजों का, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी से है और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट हो गया इंडेक्स पब्लिशर, किसने पब्लिश किया है, तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सेकंड तुम्हें पूछा जा सकता है इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया की रैंक लास्ट ईयर क्या थी, तो इंडिया की रैंक लास्ट ईयर 10 थी, और इंडिया की रैंक इस साल 23rd हो गई है, विच इज अ बिग ड्रॉप। इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे एग्जाम में। बेस्ट रैंक किसकी है, तो ये आई बिलीव तुम्हें दिख रहा होगा। लोएस्ट किसकी है, लोएस्ट भी तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, ये इजी सी रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेट चेंज किन देशों में हो रहा है, कितना पेस पे हो रहा है, सिर्फ उस चीज को बताया गया है। नेक्स्ट, MHEWS रिपोर्ट। अगेन मैं चाहूंगा सिर्फ तुम स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे जो SIDS लिखा हुआ है, SIDS का मतलब होता है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, यानी कि छोटे छोटे आइलैंड्स जस्ट लाइक श्रीलंका, जो डेवलप करना चाहते हैं या डेवलप कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को साइज में बड़ा कर रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब
ग्लेशियर पिघलेगा तो ये आइलैंड कंट्रीज ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगी, और एक अमीर आइलैंड है या अमीर बन रहे हैं ग्रेजुअली। फॉर एग्जांपल सिंगापुर है। सिंगापुर इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, छोटा सा ही है लेकिन डेवलप्ड है। तो अब सिंगापुर जो एक आइलैंड कंट्री है, डेवलप्ड है, अगर वो डूब जाएगा तो यार अमीर लोग मर जाएंगे। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। देखो, जस्टिस किसको मिलती है? जस्टिस अमीर आदमी को मिलती है। अब यहाँ पे जस्टिस लेना चाहता है डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो लोग अमीर बनने वाले हैं, तो उनको जस्टिस मिलनी चाहिए। इसके बाद जल्दी से मैं बस इसको बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ही चल लेंगे। उसके बाद है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, फोकस यहाँ पे बताया हुआ है, इंडिया की रैंक बता दी है, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट बता दिया है, बहुत ज्यादा काम की नहीं है इंडेक्स, इसलिए अपन इस पे नहीं जा रहे हैं। उसके बाद है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट। तो इस साल को, इस डेकेड को बाय द वे बताया गया है कि सबसे गर्म डेकेड रहा है। 2015 से लेकर 2025 तक का ये जो पूरा फेज था, ये अर्थ के लिए सबसे हॉटेस्ट ईयर्स रहे हैं, सबसे वार्मेस्ट ईयर्स रहे हैं। इससे ज्यादा गर्मी पहले कभी देखने नहीं मिली। और इसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन को बताया गया है। तो ठीक है, ये सब बातें मैं बस इसलिए कराना चाहता था इस चीज को, ये तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम तुम्हें इन्वेस्ट ना करना पड़े इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। क्योंकि इस टॉपिक से, इन रिपोर्ट्स से, फर्स्ट रिपोर्ट को अगर छोड़ दो तो बाकी 5 रिपोर्ट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। नोट्स, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये हम लोग का फोर्थ टॉपिक, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। सबसे पहले तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको बता देता हूँ। ये मीटिंग हमारे लिए या ये कांग्रेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों। ये पहली बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये राहुल गांधी से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। कांग्रेस का बेसिक इंग्लिश मीनिंग होता है गैदरिंग। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका मतलब भी गैदरिंग ही है। ठीक है, उनके पास बस वोट की गैदरिंग नहीं हो पा रही है। तो ये वाली जो गैदरिंग है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये 4 इयर्स में एक बार होती है। तो 4 साल में एक बार होने वाली मीटिंग है। इसलिए तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो आज से 4 साल पहले हुई थी। ठीक है। अब इसकी अब पिछली बार से 4 साल आगे आके इस साल 2025 में इसकी ये वाली मीटिंग हो रही है। अब इस मीटिंग को क्यों किया जाता है, मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो मीटिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल सा होता है कि हम लोग प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। मैं लिख देता हूँ, सेट प्रायोरिटी। स्पेलिंग थोड़ी सी प्रायोरिटी की गलत हो गई है क्योंकि मैं बीच में रुक गया था सेट लिखने के लिए। एंड एक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, जितनी भी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस है अभी तक, मैं तुम्हें यहां तक इस क्लास के अंदर ही 3 और क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस पढ़ा चुका हूं। अगर तुमसे कभी भी पूछा जाता है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो याद रखना हमेशा, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। गलत लिख दिया मैंने, क्लाइमेट यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए कॉम्बैट क्लाइमेट, और यहाँ पे होना चाहिए चेंज। कि कॉम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज को, ये हमेशा होता है ऑब्जेक्टिव 1। ऑब्जेक्टिव 2 इसके साथ हमेशा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है, कि हमको ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्रोथ करनी है विदाउट इम्पैक्टिंग द नेचर, या फिर हम लीस्ट हार्म करें नेचर को और हम प्रिजर्व कर पाए चीजों को फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, और क्लाइमेट कॉम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज को, ये तो तुम्हें पता ही है। तो हमें प्रायोरिटीज को सेट करना है, कब तक के लिए सेट करना है? फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, नेक्स्ट 4 साल में हम लोग क्या चीजें करना चाहते हैं, हमको उनको सेट कर लेना है। अब IUCN का मतलब क्या होता है? ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक बॉडी है। इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था ईयर 1948 में। अब इनका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, नॉट जेनेवा। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ये 3-4 की फैक्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए कि 4 साल में एक बार मीटिंग होती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इनका फुल फॉर्म होता है IUCN का। अब IUCN की जो मीटिंग हुई, अच्छा, IUCN की मीटिंग एनुअली होती है। अगर अगले साल क्लाइंट देना पड़ा, किस्मत खराब है तुम्हारी, तो तुम्हें फिर से IUCN की किसी दूसरी चीज को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इनकी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है ये 4 साल में एक बार होती है कंडक्ट। इस चीज को मैंने इसलिए अलग से हाईलाइट कर दिया है। अब इस पूरी मीटिंग के अंदर इस साल क्या डिस्कशंस हुए, वो ये सारे डिस्कशंस हैं। इन डिस्कशंस को इस साल नाम दिया गया है, डिस्कशंस को नाम दिया गया है की थीम्स। तो आपको अगर पूछा जाता है की थीम्स क्या थी, तो टोटल 5 की थीम्स है जिन 5 चीजों पे इस साल बात की गई है।
फर्स्ट बताया गया है स्केलिंग अप रिसिलियंट कंजर्वेशन एक्शन, कि हमें जो भी हम लोग लॉस कर चुके हैं ऑलरेडी एनवायरमेंट का, जो भी हमें नुकसान हो चुका है, उसे उसकी अब हमें भरपाई करनी है, रेसिलिएंट कंजर्वेशन करना है, यानी कि जो नुकसान हो चुका है नुकसान की भरपाई करनी है। सेकंड बताया इन्होंने रिड्यूसिंग क्लाइमेट ओवरशूट रिस्क। क्लाइमेट ओवरशूट का मतलब क्या होता है, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें पूछा जा सकता है क्लाइमेट ओवरशूट वर्ड। ये दोनों वर्ड्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एंड ओवरशूट। क्लाइमेट ओवरशूट का मतलब होता है कि सडनली किसी भी प्लेस का टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाए। सडनली अगर टेम्परेचर राइज करता है तो उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, अभी अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेचर राइज के क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है डिलीवरिंग ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है जिसके पास जितना है वो उतना ही कंट्रीब्यूट करे, यानी कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन, और जो पुअर कंट्रीज है उनका कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ मनी कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूएस है, तो यूएस की जो जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन की है, तो यूएस 1% ऑफ जीडीपी देगा, या फिर मान लो 1 ट्रिलियन दिया। लेकिन तुम एक देश जिसकी जीडीपी 1 ट्रिलियन है उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, या इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन है उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1 ट्रिलियन दे दो। इस चीज को कहा गया है इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी शायद तुमको पता होगा, आर्टिकल 14 के दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई इंडिया के, तो लेकिन तुम लोग पढ़ के जाना, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से मैं बोल रहा था। अगला है ट्रांजिशन टू नेचर, पॉजिटिव इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है पॉजिटिव इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि हमको क्लीन इकोनॉमी एंड क्लीन सोसाइटी की तरफ जाना चाहिए। लास्ट है डिसरप्टिव इनोवेशन इन लीडरशिप फॉर कंजर्वेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन का मतलब होता है कि कुछ नया इनोवेट करने की बहुत ज्यादा जल्दी जरूरत है, और एक ऐसा इनोवेशन लेके आओ जो सारी चीजों को बदल के रख दे। जैसे चैट जीपीटी था, चैट जीपीटी ने हम लोग की लिखने की एबिलिटी को बिल्कुल जीरो कर दिया है। अब मन ही नहीं करता है कुछ भी लिखने का, या फिर तुम अगर अपने स्कूल के लिए किसी ऐसे को लिख रहे हो तो ऐसे लिखने का तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। तुम हमेशा सोचोगे चैट जीपीटी से काम कर लेता हूँ, या फिर इस तरह के जो इंटरनेट के टूल्स होते हैं आप उनको हमेशा यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल फोटो एडिटिंग के लिए आजकल हम लोग जेमिनाई को यूज करते हैं, तो जेमिनाई पे हम लोग एब्सोल्युटली रिलाय करते हैं, और हम लोग बाकी एडिटिंग टूल्स को पीछे छोड़ रहे हैं। दिस इज डिसरप्टिव इनोवेशन। तो इस तरह के इनोवेशन को लाना चाहिए, जल्दी से जल्दी लाएं फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन 5 चीजों पे इस साल बातचीत हुई है। अब इसके बियॉन्ड आता है, तुमको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज थीम, कि स्पेसिफिकली थीम क्या थी। तो इस साल की जो थीम थी, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये थीम है पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। तो ये पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, आई बिलीव यहां तक तुमको समझ गया होगा। अब अगली बात आती है कि थोड़ी सी बातें अबाउट इंडिया। तो इंडिया के बिहाफ पे इस साल इस मीटिंग को किसने अटेंड किया है, तो इंडिया में MOEF के मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब होता है एक सेकंड मिनिस्टर जिसको कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। MOEF का मीनिंग मैं तुमको बता चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके जो मिनिस्टर है उनका नाम है भूपेंद्र यादव। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का नाम है कीर्ति वर्धन सिंह। वर्धन सिंह, तो इस मीटिंग को अटेंड किया है कीर्ति वर्धन सिंह ने। ये मीटिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अब तुम्हारा एक बहुत ही मेजर सवाल आ सकता है, कहाँ लिखे, लिखने की कोई अच्छी जगह नहीं दिख रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ लिख देते हैं IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। तो इस मीटिंग को इस साल कहाँ पे होस्ट किया गया है, होस्ट करने वाला देश कौन है, किन लोगों ने सपोर्ट किया है, IUCN के प्रेसिडेंट कौन है। तो इस बार इसको होस्ट किया है आबू धाबी, यानी कि आबू धाबी वो प्लेस है जहाँ पे इसको होस्ट किया गया है। आबू धाबी सिचुएटेड है इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। इसको होस्ट किया गया है आबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में। एग्जीबिशन सेंटर ये प्लेस है जहां पे इसको होस्ट किया गया है, और इस इवेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है UAE की गवर्नमेंट से और वहां के प्रेसिडेंट से। क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसलिए सिर्फ तुम्हें उनके प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि तुमको इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जा सकता है इनका नाम। इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नयन।
तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट है, शेख है। इन्होंने सपोर्ट किया है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को इस साल 2025 पे। और साथ ही साथ यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फर्स्ट टाइम इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। इसके पहले इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को या इस कांग्रेस को कभी भी होस्ट नहीं किया था अपनी हिस्ट्री में। इसके साथ ही तुमको एक और चीज याद रखनी है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कि इसके साथ पैरेलली एक और समिट को कंडक्ट किया गया है, और इसको फर्स्ट टाइम किया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये समिट है वर्ल्ड समिट ऑफ इंडिजीनियस पीपल, यानी कि ओरिजिनल हैबिटेंट्स जो होते हैं उनको कहा जाता है इंडिजीनियस पीपल। जो एक किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे सबसे पहले आए थे, वहां पे रहना स्टार्ट कर दिए थे, वो इंडिजीनियस पीपल होते हैं। तो इंडिजीनियस पीपल की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिजीनियस पीपल की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस को, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे होस्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्राइब रहती है असम में, असम के जंगलों में या नॉर्थ ईस्ट के जंगल्स में, तो वो इंडिजीनियस पीपल हो गए। अमेजोन में अगर कोई ट्राइब रहती है तो वो वहां के इंडिजीनियस पीपल हो गए। जैसे कि रेड इंडियंस जो है वो अमेरिका के इंडिजीनियस पीपल है, जिनको अंग्रेज जाके भगा दिए, मार दिए, और उनको आज बिल्कुल एक्सटिंक्शन के स्टेट पे लेके आ गए हैं, कि वो अपने देश में ही बहुत बिगर माइनॉरिटी बन गए हैं। तो इसके साथ ही पैरेलली इस कॉन्फ्रेंस को भी होस्ट किया गया है, और इसको वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया है। इसकी इंपॉर्टेंस यही है। अब इसके जो प्रेसिडेंट है, उनको सेकेंड टाइम इलेक्ट किया गया है आईयूसीएन का हेड, आईयूसीएन की इस बॉडी का हेड। इनका नाम है रजान खलीफा अल मुबारक। मुबारक इनको इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म होने वाला है, सेकेंड कंटिन्यूस टर्म होने वाला है इनका एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कांग्रेस। अब अगली बात आती है इस मीटिंग के बारे में इस साल की, कि इनको एक न्यू मेंबर कंट्री ने ज्वाइन किया है, एंड दिस इज अर्मेनिया। अर्मेनिया के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि किस न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया है, तो आपको ध्यान रखना है अर्मेनिया ने इस साल इस बॉडी को ज्वाइन किया है, विच इज आईयूसीएन। आईयूसीएन को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट मेंबर इज अर्मेनिया। और इसके पीछे भी मैं एक छोटा सा रीजन बता देता हूँ कि अर्मेनिया जो है नेक्स्ट ईयर होस्ट करने वाला है COP CBD 17 को। CBD या COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की एक पर्टिकुलर मीटिंग होती है जिसको कहा जाता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि हम किस तरह से नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए इस मीटिंग को किया जाता है, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी 17th एडिशन होने वाला है 2026 में, जिसको अर्मीनिया होस्ट करने वाला है। एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस जिसकी वजह से अर्मीनिया ने ज्वाइन किया है इस साल 2025 में, क्योंकि 26 में मीटिंग कंडक्ट करनी है। मीटिंग में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे होटल्स लेंगे, तो पैसे बनेंगे। अब अगली चीज आती है कि इंडिया ने क्या क्या किया है इस मीटिंग के अंदर। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी बड़ी मीटिंग है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट स्टेप लिया है इंडिया ने, कि इंडिया ने अपना फर्स्ट एवर एक नेशनल रेड लिस्ट को प्रिपेयर करने के ऑर्डर दिए हैं। इंडिया में आज तक कोई भी रेड लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम 2025 में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक नेशनल रेड लिस्ट। पहला सवाल तो ये आता है, रेड लिस्ट होती क्या है? रेड यानी कि डेंजर का साइन है। अब जो भी चीजें इंडिया में खतरनाक स्टेट में है, फॉर एग्जाम्पल जो भी स्पेशीज है, कोई भी प्लांट या एनिमल की स्पेशीज का मतलब है यहाँ पे मेरा फ्लोरा एंड फौना, जो भी बुरी स्टेट में है, बुरी स्टेट का मतलब है जो भी एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है, या फिर जो भी सोसाइटी से खत्म होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर की स्टेट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा बुरी थी, कि टाइगर के नंबर बहुत ज्यादा कम हो गए थे। इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। और शायद तुम्हें पता होगा एक चीज होती है जुगनू, जो रात को बल्ब जैसा जलता है, इधर उधर उड़ता है, छोटा सा होता है, बिल्कुल मच्छर जितना। तो जुगनू जो है वो एक्सटिंक्शन पे जा चुका है, और अब बोला जाता है कि इंडिया के अंदर कभी भी जुगनू नहीं दिखने वाले हैं एक्सेप्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्लेसेस, और वहां से भी वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इन द नेक्स्ट 2 years इंडिया में कहीं पे भी जुगनू नहीं दिखेगा। तो ये जो जुगनू है, ये हमारी रेड लिस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी फ्लोरा एंड फौना है जो खत्म होने की तरफ जा रहा है, हमको उसको सबसे पहले तो एसेस करना है,
और उसको मॉनिटर करना है कि क्या नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, उसके कंजर्वेशन के लिए हमको क्या स्टेप लेना चाहिए। तो मॉनिटरिंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रेजर्वेशन, इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। अब इसको कौन करेगा, इस लिस्ट को प्रिपेयर कौन करेगा? तो लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए दो बॉडीज हैं। फर्स्ट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड इज बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट में रेफर किया जाता है ZSI, ये Z है, और ये है BSI। तो ये दोनों मिलके इस पूरी रेड लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे। अब एक और बात समझने की जरूरत है यहाँ पे कि लिस्ट दिखेगी किस तरह से। ठीक है, तो लिस्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मेंशन किया गया है। तो इसको कहा गया है पहले तो आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है, इसमें सबसे पहले और सबसे टॉप प्रायोरिटी जो जो दी जाएगी, दैट इज फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकल का मतलब तो शायद तुम लोग को पता ही है क्रिटिकल रीजनिंग से, क्रिटिकल का मतलब होता है अपने आप पे इंपॉर्टेंट। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है, सबसे पहले हम लोग उनको लिखेंगे। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद आएंगे एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड यानी कि जो एकदम ऑलमोस्ट टू एक्सटिंक्शन आ चुके हैं सबसे पहले, उसके बाद जो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, एंडेंजर्ड है, खतरे में है, उनको हम लोगों ने मेंशन कर दिया सेकंड। एंड थर्ड हो गया फिर वल्नरेबल, वल्नरेबल, BLE। इसके बाद मैं यहां से लिख दे रहा हूं नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड का मतलब होता है जिन पे बस अब खतरा आने ही वाला है। और लास्ट में आएंगे लीस्ट कंसर्न, जिन पे अभी आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा कम खतरा है। तो ये इस तरह की कुछ लिस्ट दिखने वाली है, जिसके अंदर टोटल 5 अलग अलग ब्रैकेट्स बनाए जाएंगे। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। तो इस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे पूरी की पूरी लिस्ट को। अब इसके बाद दूसरी चीज जो इंडिया से रिलेटेड हमको पता होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 2, वो है कि इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड मिल गया है। देखो, अवार्ड भी तुम्हारे एग्जाम के ईयर पे मिलना था, इंडिया को आज तक नहीं मिला था। और इस अवार्ड, अच्छा, मल्टीपल तरीके के अवार्ड्स दिए जाते हैं, इंडिया को एक ही अवार्ड दिया गया है इस कांग्रेस में। इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया है 2006 में, और ये सबसे की अवार्ड है जो इंडिया को मिल गया है। इसको कहा जाता है IUCN कैंटन मिलर अवार्ड। तो IUCN कैंटन मिलर अवार्ड इस साल इंडिया को मिला है। अब ये किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर सोनाली घोष को। डॉक्टर सोनाली घोष, डॉक्टर सोनाली घोष हैं क्या? तो ये फील्ड डायरेक्टर हैं ऑफ काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। इसका जो पूरा नाम होता है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। और कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है असम में। तो यहाँ पे डॉक्टर सोनाली घोष को, यहाँ की फील्ड डायरेक्टर है, जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगली बात आती है क्यों दिया जाता है इस अवार्ड को। तो कोई भी पर्सन, कोई, या पर्सन का मतलब हुआ किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी टीम को इस अवार्ड को दिया जा सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसको देने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आपने किसी भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया था फॉर कंजर्वेशन, यानी कि नेचर के प्रोटेक्शन के लिए आपने किसी भी एक गुड प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये दो पॉइंट्स हम लोग को पता होने चाहिए इन रिलेशन टू इंडिया। और इसके बाद हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक फॉर दिस सेशन इज 37th सेशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर्स प्रोग्राम। इतना बड़ा नाम है बस टॉपिक का, ठीक है। तो अब इसकी एक मीटिंग की गई है 37th टाइम। कहाँ पे की गई है? इसको कंडक्ट किया गया है हांगजाओ, चाइना में। ये यू लिखा है मैंने लास्ट में, ये हैंगजाओ है। हैंगजाओ चाइना में इस साल 2025 की मीटिंग को कंडक्ट किया गया है। मीटिंग के अंदर क्या सारी चीजें हुई हैं, उस पर हम लोग 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं, और ये मीटिंग की इंपॉर्टेंस भी तुमको उसी बात से समझ आ जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और मीटिंग को कंडक्ट किया गया है, जिसका नाम है 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व्स। आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि इस मीटिंग को कहाँ पे कंडक्ट किया गया। तो अलोंग साइड 37th सेशन के किया गया है ऑफ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर्स प्रोग्राम।
अब ये जो मीटिंग है इसको प्रिंसिपली कंडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है और इसको फाउंड किया गया था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है पेरिस में। इसके साथ ही ये लोग बहुत सारे अलग अलग चीजों को करते हैं, अलग अलग फंक्शंस को करते हैं। फॉर एग्जांपल रामसार जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो भी रिलेटेड है टू यूनेस्को। रामसार आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि न्यू रामसार साइट्स को डिक्लेयर किया गया है इंडिया के अंदर। अब हम लोग का टॉपिक आ जाता है वापस जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है उस पे। तो इस बार की मीटिंग में 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स को लोकेट किया गया है और उनको डेडिकेटेडली बोला गया है इन पर्टिकुलर एरियाज को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एज आर बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड साइट होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है जिसको हमने बोल दिया इंटरनेशनली डेडिकेटेड साइट। और इस साइट, ये जो पूरी की पूरी साइट होगी, इसको एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनेस्को ने ले ली। और यूनेस्को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स लेगा, लेकिन वो सारे का सारे स्टेप्स जो होंगे वो उस देश की गवर्नमेंट के साथ लेगा। फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को ने इसके प्रोटेक्शन के लिए, इन साइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हर साल कुछ अमाउंट ऑफ मनी को भेजेगा कि तुम इन पर्टिकुलर जगहों को बचा करके प्रोटेक्ट करके रखे रहो। और ये जो साइट्स होंगी ये अपने आप में बहुत ही बिग पीस ऑफ लैंड होगा। अभी जो पीस ऑफ लैंड है ये किस तरीके का हो सकता है? नंबर वन, इसका टाइप हो सकता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब बेसिक जो जमीन होती है उस तरीके का हो सकता है। सेकेंडली ये हो सकता है कोस्टल। एंड थर्डली ये हो सकता है मरीन। देखो कोस्टल जो एरिया होता है वहां पे जमीन और पानी एक साथ होते हैं, मरीन में एब्सोल्युटली पानी होता है, टेरेस्ट्रियल में एब्सोल्युटली जमीन होती है। तो इन तीनों तरह की जगहों को, बिग साइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब इनमें हम इन एरियाज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हम किस तरह से डेवलपमेंट करना चाहते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं हम इन पर्टिकुलर साइट्स का। अब जब इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन सारे के सारे लोगों को आप इंटीग्रेट करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, उनको एक तरीके से ट्रेन करोगे, उनको एक तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करोगे कि ये पर्टिकुलर साइट ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। अब इस तरह की जो भी साइट्स होती है उन साइट्स को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कोई भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अब इसका सबसे पहले आता है एक कोर जोन, इसको कहा जाएगा कोर। अब ये जो कोर है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यही सबसे प्राइम एरिया है जिसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसको हमको बचाना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट जोन हो जाता है उसको हम लोग रेफर करते हैं एज द कोर। सेकंड, जैसे अर्थ का भी कोर होता है, अर्थ के सेंटर पोर्शन को हम लोग कोर बोलते हैं। इसके बाद इसका एक बाहर का जोन आता है, इस एरिया को रेफर किया जाता है एज बफर। एंड इसके बाद एक थर्ड लेयर होती है जिसको कहा जाता है ट्रांजिशन। अब इन तीनों को किस तरह से यूज कर रहे हैं? तो ये हो गया ट्रांजिशन। तो ये जो कोर एरिया है इसको हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। इसके बाद जो बफर जोन है, बफर जोन में हम लोग का इंटेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले। तो इसके बाद इस जोन से हम लोग मॉनिटर करना चाहते हैं कोर जोन पे क्या हो रहा है। कोर जोन पे हम लोग मॉनिटर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग ने किया है बफर जोन पे। इसके बाद थर्डली आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एरिया को हम लोग यूज करते हैं फॉर लॉजिस्टिक्स, कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सारे सामान की, क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या हाईवेज की जरूरत होगी, उन सारी चीजों को अरेंज किया जाता है इन द ट्रांजिशन जोन। तो इस तरह से इन तीनों जोन्स को बनाया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कोर हो गया, सेकंड बफर हो गया एंड थर्ड हो गया ट्रांजिशन। आपको तीनों जोन्स को याद रखना है क्योंकि इंडिया के अंदर एक नया बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने इन 26 बायोस्फीयर रिजर्व्स में, इसलिए टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो टोटल 26 साइट्स को प्रोटेक्शन दिया गया है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि लास्ट 2 डेकेड्स में इस बार सबसे ज्यादा बिगेस्ट पीस ऑफ जमीन को, बिगेस्ट पीस ऑफ लैंड, कोस्टल लाइन एंड मरीन को प्रोटेक्शन दिया गया है इन द लास्ट 2 डेकेड्स। इस तरह से ये मीटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही अब इंडिया में किस नए जगह को डिक्लेयर किया गया है एज बायोस्फीयर रिजर्व? तो आपको याद रखना है नाम, इसको कहा जाता है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। आपने शायद अपने दोस्तों की फोटो देखी होगी।
घूमते हुए लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति को प्रोटेक्ट किया गया है इंडिया के अंदर एज बायोस्फीयर रिजर्व। किस तरह से किया जाएगा? तो 3 लेयर्स पे किया जाएगा: कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। और इसी के साथ ये बन जाता है इंडिया का 13th यूनेस्को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। मैं बायो रिजर्व लिख रहा हूँ। अब अगली इंफॉर्मेशन, इंडिया में तो एक साइट आ गई, लेकिन रिमेनिंग 25 साइट्स कहाँ पे है? तो रिमेनिंग 25 कहाँ पे है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये बात याद रखनी है कि 6 न्यू कंट्रीज में साइट्स को लोकेट किया गया है। ये 6 कंट्रीज कौन सी है? तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इन 6 न्यू कंट्रीज में एक एक साइट को डिक्लेयर किया गया है। अब एक कंपैरेटिव ग्राफ है जो हमें पता होना चाहिए। तो हमें कंपैरिजन पता होना चाहिए 2018 और 2025 में हम लोग ने कितनी नंबर ऑफ साइट्स को ऐड किया है। तो 2018 में जो टोटल नंबर ऑफ कंजर्व्ड साइट्स थी दैट वाज 142। लेकिन आज के वक्त पे जो टोटल नंबर ऑफ कंजर्व्ड साइट्स है दैट इज 785। आपको ये दोनों फिगर्स को याद रखना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट की इंफॉर्मेशन है कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स को किस स्पेस पे बढ़ाया है ग्लोबली। अब जो न्यू 6 कंट्रीज को ऐड किया है, उसी के साथ जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जहां पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो भी हो जाती है 142। यानी कि टोटल वर्ल्ड के 142 कंट्रीज में बायोस्फीयर रिजर्व्स आ गए हैं। 142 एक और जगह पे फिगर लिखा है 2018 में। 2018 में टोटल 142 साइट्स थी। आज के डेट में 142 कंट्रीज हो चुकी हैं जहां पे एक ना एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से इंडिया में 13 है। और 13 इस साल ही डिक्लेयर हुआ है। और इस तरह से एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक, एज ऑफ 2025 हम लोग अर्थ के 5% एरिया को प्रोटेक्ट कर चुके हैं थ्रू बायोस्फीयर रिजर्व्स। यानी कि अर्थ का जो 5% एरिया है दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व, जहां जो अंडर प्रोटेक्शन है। और इस मीटिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी 2025 की मीटिंग में, जो मैं आपको यहाँ पे लास्ट बता दे रहा हूँ, कि जो यूनेस्को है, तो यूनेस्को को करेंटली लीड करती हैं एक वुमेन जिनका नाम है ऑड्रे अज़ौले। तो ये एक वुमेन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं। इन्होंने बोला है कि बाय 2035 वर्ल्ड में हर एक कंट्री के पास एटलीस्ट एक बायोस रिजर्व होना चाहिए, एक बायोस्फीयर रिजर्व होना चाहिए हर देश के पास बाय 2035। ये एक टारगेट इन्होंने सेट किया है, इस मीटिंग में ही सेट किया गया है, इसलिए हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्टली मैं इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता दे रहा हूँ, और फिर ये पूरा सेशन ही खत्म हो गया है अब तो। और आई बिलीव आपको काफी हेल्प हुई होगी आपके नोट्स में भी। इंडिया से रिलेटेड आप लोग 2-3 चीजें याद रखना कि इंडिया ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को स्टार्ट किया है इन द ईयर 1986। तो 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और इस बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में टोटल 18 नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया गया है, जिसमें से 13 जो है उनको यूनेस्को ने भी अग्री किया है कि 13 इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको फंड्स दिए हैं। यूनेस्को का प्रोटेक्शन दिया गया है टू 13 ऑफ दीज साइट्स। तो आपके लिए ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, और आई बिलीव आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को भी। काफी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, लेकिन काफी सारी चीजों को ध्यान रखने वाला टॉपिक था। और जो भी लगा, ठीक लगा, खराब लगा, एक बार कमेंट में बताना।